प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम रासो साहित्य या रासो काव्य की सामान्य विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। रासो साहित्य मूलतः सामंती व्यवस्था, प्रकृति और संस्कार से उपजा हुआ साहित्य है। इसका मुख्य स्वर वीरत्व रहा है। उस समय युद्धों का काल था और राजाश्रित जो कवि थे, चारण और भाट कवि, उनके द्वारा प्रशस्तिप्रक जो काव्य लिखा गया, जिसमें मूल रूप से वीर रस और दूसरा जो रस है श्रृंगार रस परक इनकी रचनाएं रही है। इस साहित्य के रचनाकार हिंदू राजपूत राजश्रय में रहने वाले चारण या भाट थे। समाज में उनका स्थान सम्मान का था, क्योंकि उनका जुड़ाव सीधे राजा से ही होता था। ये चारण या भाट कलापार की कला रचना में निपुण होते थे। ये युद्ध कला भी जानते थे, जो युद्ध होने पर अपनी सेना की अगुवाई विरुदावली गाकर किया करते थे। यानी युद्ध के समय में ये काव्य रचना के अतिरिक्त युद्ध के समय युद्ध में ये भाग भी लेते थे और उस समय राजाओं की प्रशस्ति गाया करते थे, विरुदावली गाया करते थे और राजा एवं उसकी जो सेना है उसका मनोबल बढ़ाते थे और उनमें वीरता का संचार करते थे। ये राजाओं, आश्रयदाताओं एवं और वीर पुरुषों तथा सैनिकों के वीरोचित युद्ध घटनाओं का केवल बड़ा चढ़ाकर ही नहीं, उनकी यथार्थ प्रकार स्थितियों एवं संदर्भों का बारीकी से चित्रण करते थे। युद्ध की जो स्थितियां होती थी उनका वे बहुत ही बारीकी से चित्रण करते थे। वीरोचित भावनाओं के वर्णन के लिए इन्होंने रासक या रासो छंद का प्रयोग किया। रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार से हुई है उसमें हमने चर्चा की थी कि रासक एक छंद भी है और एक नृत्य भी है, और ये रासक काव्य के क्षेत्र में जब एक छंद के रूप में आया तो धीरे धीरे ये रासक शब्द रासो का रूप इसने ग्रहण कर लिया, क्योंकि ये छंद इस भावना को संप्रेषित करने के लिए अनुकूल था। यानी जो वीर रस की जो भावना है और जो श्रृंगार रस है उसको अभिव्यक्त करने के लिए छंद बहुत ही उपयुक्त है। इसलिए इनके द्वारा रचित साहित्य को रासो साहित्य कहा गया। इस काव्य की सामान्य विशेषताएं इस प्रकार है। रासो काव्य के रचयिता कौन थे और किन प्रकार की परिस्थितियों में ये रचा गया, और उसकी जो सामान्य विशेषताएं, उसकी जो प्रवृत्तियां हैं, उनको हम थोड़ी और विस्तार से पढ़ेंगे। प्रथमतः संदिग्ध रचनाएं। हिंदी साहित्य के आदिकाल के अंतर्गत जो रासो साहित्य है, रासो रचनाएं हैं, उनकी प्रमाणिकता को लेकर किस प्रकार का विवाद हुआ था, पृथ्वीराज रासो में किस प्रकार से विद्वानों ने अपनी अलग अलग धारणा व्यक्त की है, उसको लेकर हमने चर्चा की थी। तो इन रचनाओं की प्रामाणिकता को लेकर या इनके संदिग्ध होने पर भी विवाद रहा है। इस काल में उपलब्ध होने वाली प्राय सभी रासो रचनाएं ऐतिहासिकता की दृष्टि से संदिग्ध मानी गई है, अर्थात इनमें जो वर्णित जो घटनाएं हैं अन्य ऐतिहासिक साक्ष्य जो उपलब्ध हुए हैं उनसे वे मेल नहीं खा रही है। इस काल में रचित 4 काव्य ग्रंथ प्राप्त हुए हैं। कुमाण रासो, विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो। मुख्यतः ये 4 रासो काव्य हमें प्राप्त हुए हैं। भाषा शैली और विषय की दृष्टि से इन ग्रंथों के संबंध में कहा जा सकता है कि
इनमें निरंतर कई शताब्दियों तक परिवर्तन और परिवर्तन होते रहे। पूर्व में भी हमने इस पर चर्चा की थी कि ये दरबार में काव्य रचना करने वाले जो चारण और जो भाट कवि होते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी उनके आगे की जो संतानें वह भी इसी कार्य में संलग्न थी और अपने आश्रयदाता राजाओं के जो प्रशस्ति पर काव्य में वे निरंतर कुछ न कुछ अभिवृद्धि करते रहते थे, जोड़ते रहते थे। इस कारण उनकी जो भाषा और जो शैली है उसमें भी हमें परिवर्तन दिखाई देता है और काल की दृष्टि से भी देखें तो ये एक लंबे काल को समेटने वाली रचनाएं हैं। ये परिवर्तन और परिवर्तन इतने प्रचुर मात्रा में हुए कि इनका मूल रूप ही दब गया। अब इसमें कितना परिवर्तन हुआ, किसमें कितना इसका मूल था, कितना बाद में इसमें छंद जोड़े गए और इस चक्कर में इसका जो वास्तविक जो मूल रूप था वह दब गया। ये भी निश्चित नहीं कहा जा सकता कि ये ग्रंथ आश्रयदाता राजाओं के समय के ही लिखे हुए हैं और यहाँ तक कि कुछ विद्वान तो इस प्रकार की शंका व्यक्त करते हैं कि ये ग्रंथ जिन राजाओं की प्रशस्ति में लिखे गए हैं ये उस समय लिखे गए हैं या बाद में उस राजाओं की आगे की जो पीढ़ियाँ हैं उनमें उनके आश्रय में रहने वाले चारण भाट कवियों द्वारा लिखे गए हैं। चंद बरदाई के समय को लेकर भी विद्वानों ने अपनी आशंका व्यक्त की है, शंका जाहिर की है कि संभवतः वे पृथ्वीराज चौहान के समकालीन नहीं थे। तो कहने का आशय है कि इनकी जो प्रामाणिकता है, इनकी जो ऐतिहासिकता है, इसमें वर्णित जो ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं वे अन्य ऐतिहासिक साक्ष्यों से मेल नहीं खाती है। और जैसे कि हम खुमान रासों के संदर्भ में बात कर रहे थे तो उसमें 9वीं शताब्दी से लगाकर 17वीं शताब्दी तक का इतिहास इसमें वर्णित है। तो मूल रूप से रचना भले ही 9वीं शताब्दी में लिखी गई हो लेकिन बाद में इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहा, इसके अंदर अभिवृद्धि होती रही। तो इसी कारण जो इसका जो मूल स्वरूप है इन ग्रंथों का, इसके बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। और इन ग्रंथों की प्रामाणिकता को लेकर जो विवाद हुआ था उस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। दूसरा, ऐतिहासिकता का अभाव। आदिकालीन राष्ट्र रचनाओं में प्रसिद्ध ऐतिहासिक इतिहास प्रसिद्ध चरित्र नायकों को लिया गया किंतु उनका वर्णन युद्ध इतिहास की कसौटी पर खरा नहीं होता था। चूँकि अपने आश्रयदाता राजा की प्रशंसा में ये वीरगाथात्मक का राष्ट्र काव्य लिखते थे। तो जैसे मान लो किसी युद्ध में उनका आश्रयदाता राजा हार गया है लेकिन एक उनका प्रशंसा करने वाला कवि है किसी प्रकार से उसके हार का वर्णन अपने साहित्य में नहीं करेगा। तो उन युद्धों का जो वर्णन इसमें किया गया है वह काफ़ी अतिशयोक्तिपूर्ण है कहीं कहीं पर और इन कवियों द्वारा दिए गए संवत और तिथियाँ इतिहास से मेल नहीं खाती है। जो राजाओं द्वारा जो युद्ध लड़े गए और जिसमें जो अन्य जो ऐतिहासिक जो घटनाएं इन ग्रंथों में वर्णित हुई है, ये जो संवत और जो तिथियाँ है अन्य प्रकार के जो ऐतिहासिक जो साक्ष्य मिलते हैं, शिलालेख मिलते हैं, अन्य जो ऐतिहासिक पुस्तकें हैं या बाह्य जो यात्री आए हैं उन्होंने जो वर्णन किया है उन ऐतिहासिक साक्ष्यों से ये मेल नहीं खा पा रहे हैं। इन काव्यों में इतिहास की अपेक्षा कल्पना का बाहुल्य है। इतिहास की दृष्टि से ये ग्रंथ ज़्यादा उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकते क्योंकि साहित्य की रचनाएं हैं और जो साहित्यकार होता है वह यथार्थ के साथ साथ जो कल्पना होती है उसको ज़्यादा महत्व देता है। इतिहास के विषय को लेकर चलने वाले कवियों में जो सावधानी अपेक्षित होती है वह इन काव्य निर्माताओं में नहीं है। एक इतिहासकार जब इतिहास की घटनाओं का वर्णन करता है, उसे शब्दबद्ध करता है
तो उसे निरपेक्ष होकर ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करना होता है। परंतु इस प्रकार की जो सावधानी है, निरपेक्षता है, वह इन ग्रंथों के रचयिताओं में देखने को नहीं मिलती है। इन कवियों ने इतिहास को अतिशयोक्ति और कल्पना पर न्यौछावर कर दिया। यहाँ तक कि पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज को उन राजाओं का भी विजय माना गया है जो कहीं शताब्दियों पूर्व तथा पश्चात विद्यमान थे। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज चौहान को उन राजाओं पर भी विजित होते दिखाया गया है जो अन्य ऐतिहासिक साक्ष्यों से यहाँ तो पृथ्वीराज के पूर्व काल के सिद्ध होते हैं, यहाँ बहुत ही काफ़ी बाद के सिद्ध होते हैं। तो कहने का आशय है कि इसमें जो ऐतिहासिकता का जो वर्णन है उसमें कवियों ने बिल्कुल भी सावधानी नहीं बरती है, बल्कि अपने आश्रयदाता राजा का बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण और कल्पना के साथ में उन्होंने वर्णन किया है। तो इसलिए जो इतिहास और जो यथार्थ के जिनको इन ग्रंथों में ढूंढना है वे इन ग्रंथों से दूर ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि ये साहित्य है और साहित्य में यथार्थ के बजाय कल्पना को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। युद्धों का सजीव वर्णन। युद्धों का सजीव वर्णन इन ग्रंथों में प्रमुख विषय है। ये वर्णन इतना सजीव बन पड़ा है कि कदाचित संस्कृत साहित्य में भी इस दिशा में इन कवियों की ओर नहीं कर सकता। यानी युद्धों का जितना सजीव चित्रण इन रासो काव्य में हुआ है वह अन्यत्र हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि युद्धों के वर्णन में, युद्धों की जो विकरालता के वर्णन में इन चारण भाट कवियों ने किसी प्रकार का कल्पना का आश्रय नहीं लिया, बल्कि उन्होंने जो यथार्थ रूप में स्वयं युद्ध भूमि में उपस्थित होकर उन्होंने जो देखा उसी को उन्होंने शब्दबद्ध किया। तो इसलिए युद्ध का जितना सजीव वर्णन इन रासों काव्य मिलता है अन्यत्र में देखने को नहीं मिलता है। कारण चारण कवि मसीजीवी ही नहीं था, अब समय आने पर हाथ में तलवार लेकर लड़ना भी जानता था। मसीजीवी यानी जो बुद्धिजीवी होता है, कलम का जो धनी होता है, तो ये न केवल कलम के धनी थे बल्कि तलवार के धनी भी थे, क्योंकि युद्ध में जाकर ये स्वयं वहाँ पर लड़ते भी थे। और इसी कारण जो युद्ध का जो उनका जो वर्णन है, सजीव वर्णन है, वह देखने लायक है। दोनों ओर की सेनाओं को लड़ते समय युद्ध में प्रयुक्त आक्रमण की रीतियों का जैसा सजीव चित्रण इस युग के कवियों ने किया है, वैसा परवर्ती कवियों में नहीं दिखाई देता है। उनकी वीर रचनावली में शस्त्रों की झनकार स्पष्ट सुनाई देती है। जो तलवारों की जो झनकार है, युद्ध में जो भाले चलते हैं, जो रणभेरी है, वो रणभेरी की आवाज़ हमें इन रासो काव्य में स्पष्ट रूप से हम इनको सुन सकते हैं। और इनके युद्ध वर्णन के सजीव चित्रण वीर हृदय में आज भी वीरता पैदा करते हैं। और यहाँ तक कि वर्तमान समय में भी यदि इनके वीरतापूर्ण साहित्य को पढ़ा जाए तो ये वीरता का संचार करने में सक्षम है। इस समय आंतरिक कलह और बाहरी आक्रमणों का समय था, अतः अपने आश्रयदाताओं को युद्ध के लिए उत्तेजित करना इस काल के कवि का प्रमुख कर्तव्य बन गया था। अपने आश्रयदाता राजा को युद्ध के लिए तैयार करना, युद्ध में उनकी सेना और उनका मनोबल बढ़ाना, और इस प्रकार से उनको एक नैतिक संबल प्रदान करने का कार्य ये चारण भाट कवि जो इन रासो काव्य के रचनाकार रहे हैं उनके द्वारा किया गया है। अगला है युद्धों का मूल कनक, कामनी और भूमि। जैसा कि जो सामान्यतः जो युद्ध का कारण होता है, मानव में युद्ध का जो कारण होता है, उसके पीछे कहीं न कहीं कनक यानी सोना या धन होता है, कामिनी यानी सुंदर स्त्री होती है, और यहाँ फिर जो जमीन होती है, जो भूमि होती है, वह इसके मूल में होती है।
अधिकतर नारियां ही युद्ध के प्रमुख कारण हुआ करती थी। साथ ही वीर गाथा कवि में कुछ ऐसे भी नरेश थे जो अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। कभी कभी राजगाह चलाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती थी। तात्पर्य युद्ध के मूल में ये तीनों चीजें कर रही थी। राष्ट्र काव्य इसका प्रमाण है। यानी युद्ध क्यों लड़े जाते थे? राजा द्वारा किसी सुंदर स्त्री से विवाह करने के लिए, अन्य राजा की जो सुंदर जो राजकन्या है उससे विवाह करने के लिए, या फिर धन की प्राप्ति के लिए, और या फिर अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, दूसरों की भूमि पर अधिकार करने के लिए युद्ध लड़े जाते थे। वीडियो लंबा न हो जाए इसलिए जो आगे की वीडियो में या अगले वीडियो में हम राष्ट्र साहित्य की अन्य प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे, ताकि वीडियो की जो समय सीमा है इतनी लंबी नहीं हो और आप टुकड़े टुकड़े में इसको आराम से देख सकें। धन्यवाद।